हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास भाग 39। देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे मैं आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस, पीवाईक्यू सेशन, करंट अफेयर्स एग्जाम डोज दे रहा हूँ। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो अभी आपका री एग्जाम होना है 14 जून को, उसके लिए जो करंट अफेयर एग्जाम डोज मैंने आपको दिया है, उसके साथ साथ जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली वाली प्लेलिस्ट है उसको आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। साथ ही जो हमारी स्पेसिफिक उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है उसको भी आप देखना। पीवाईक्यू सेशन और ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस तो आपके सभी परीक्षाओं के आगामी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम क्लासेस देखते हैं और साथ ही कुछ डेप्थ में स्पेशल फैक्ट यहाँ पर हम पूरे कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के टॉपिक में आप देखेंगे मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। देखिए, आज हम देखेंगे चंद वंश में जो प्रमुख युद्ध हुए थे। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ये युद्ध कब हुआ था या किसके बीच में हुआ था, या आपका प्लेस दे देगा कि इस प्लेस में जो युद्ध हुआ था ये किन दो राज्यों के मध्य हुआ था या किन दो शासकों के मध्य हुआ था, या आपका 4 युद्ध दे देगा और चारों युद्धों के सामने उनके ईयर दे देगा कि किस ईयर में ये युद्ध हुए थे। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपका इनमें से जो है सही कथन का चयन कीजिए। कथन वाइज आपको देगा कि ये युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था, इसकी हार जीत हुई थी, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं या नहीं है। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं इस वाले टॉपिक से। आज हम मध्यकाल में, जो उत्तराखंड में मध्यकालीन इतिहास है, आप सभी लोग जानते हैं मध्यकालीन इतिहास में 2 वंश आपके प्रभुत्व में थे। कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश का प्रभुत्व था, वहीं गढ़वाल क्षेत्र में पंवार या परमार वंश का प्रभुत्व था। तो आज हम चंद वंश के समय में जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उनको देखेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें पंवार वंश के साथ साथ गोरखा काल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत अच्छे से आपको ये सभी फैक्ट याद करने, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोक सेवा आयोग की प्री की परीक्षा हो या साथ ही यूके ट्रिपल एससी का वनडे एग्जाम हो, आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से इन सभी फैक्टों को याद करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कुमाऊं के चंद वंश की। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं। तो सोमचंद की हम बात करते हैं। तो कुमाऊं में चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था। अब सोमचंद के बारे में भी मतभेद है। देखिए, सोमचंद जिसने कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी 700 ईस्वी में, ठीक है, काली कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कि वर्तमान का जो चंपावत क्षेत्र है, चंपावत दोहाघाट वाला जो क्षेत्र था, काली कुमाऊं कहलाता था। तो यहाँ पर सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी में की थी लगभग। इस समय भी कोई फिक्स नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास, जो मध्यकालीन इतिहास है, उचित सोच न होने की वजह से बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग राइटरों का। और गजेटियर वगैरह जो हमारे हैं एटकिंसन वगैरह के, वहां पर भी आपको सभी जगह से डेटा कलेक्ट करके ये आप तक पहुंचाई जा रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सोमचंद जो था भैया आपका 700 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। एटकिंसन हो गया, बद्रीदत्त पांडे जी हो गए, ये सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। जबकि कुछ हमारे इतिहासकार है जैसे कि हर्षदेव जोशी जो कि चंद शासन काल में ही था। इसके अलावा फ्रेजर जो हमारा है, ठीक है, विलियम फ्रेजर हो गया, यशवंत सिंह कठौत जी हो गए इतिहासकार, और हमारा फ्रांसिस हैमिल्टन हो गया, ये थोहर चंद को मानते हैं कि ये चंद वंश का संस्थापक था। अब आयोग ने देखिए आज तक जो भी एग्जाम करवाया वहां पर मैंने देखा है कि सोमचंद को ही सही माना गया। ठीक है, अब जब सोमचंद राजा बना था, आप सभी को पता है, काली कुआं में जब ये राजा बना तो सोमचंद के समय कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव राजा था। ठीक है, और ब्रह्मदेव ने, बोला जाता है कि उसमें अपनी पुत्री जो थी उसका विवाह सोमचंद से किया था और 15 बीघा जमीन सोमचंद को दी थी, जिससे चंद वंश का उदय हुआ। उसके बाद देखिए, अब चंद वंश का उदय होता है, सोमचंद गद्दी पे बैठता है। तो सोमचंद जो लोकल के उसमें लोग थे, जैसे मेहरा थे, फरत्याल थे, उन लोगों को इन्होंने अपने साथ मिलाया था। उसके अलावा आपने देखा होगा सोमचंद के समय पे क्या होता, 4 किलेदार नियुक्त हुए थे, कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी, जिनको चाराल कहा जाता था। चाराल व्यवस्था, 4 किले थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके स्थानीय युद्ध भी हुए, जैसे दूनाकोट के राजा से इसका युद्ध हुआ जिसमें जीत गया। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि दूनाकोट का युद्ध, तो दूनाकोट या द्रोणगिरी का जो युद्ध हुआ था सोमचंद और एक स्थानीय राजा के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे, वीणाचंद के टाइम पीरियड पे पहुंचेंगे। वीणाचंद से ही टॉपिक शुरू होगा आज का। ठीक है, अब वीणाचंद के और खसों के बीच में युद्ध हुआ था ऐसा बोला जाता है। वीणाचंद का जो टाइम पीरियड था वो था 856, लगभग बोल रहा हूं मैं, 856 से लेकर 869 एडी तक ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है गद्दी पर बैठने का। वीणाचंद जो था एक विलासी राजा था और इसका फायदा उठाकर जो उसमें खस जाति थी, इस खस जाति ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। और वीणाचंद को जैसे ही खसों ने हराया था
तो लगभग 196 वर्षों तक फिर खसों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। ठीक है, 196 वर्षों तक हमारे खस बैठे रहते हैं गद्दी पर। उसके बाद अगला जो शासक आता है 196 ईयर्स के बाद, जिसका नाम था बीरचंद। ठीक है, कहीं पे बीरचंद या कहीं पे वीरचंद भी है, वीरचंद, बीरचंद या वीरचंद। तो वीरचंद ने अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से वापस पाया था, इसने खसों को पराजित किया था। अब दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, पहला चंद शासक जिसे खसों ने पराजित किया, तो ये वीणाचंद था, और वो चंद शासक जिसने खसों को पराजित करके खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया, ये बीरचंद या वीरचंद था, जिसका टाइम पीरियड था 1065 से लेकर 1080 तक। ठीक है, आज केवल युद्धों की हम बात करेंगे, नहीं तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, आप सभी को पता है। चलिए अगला देखिए फिर हमारा नानकी चंद और अशोक चल्ल। देखिए आपको कई जगह पे हम पढ़ते हैं, साक्ष्य भी हमको प्राप्त होता है अशोक चल्ल का, उत्तराखंड का जो अभियान हुआ था, इस अभियान की जानकारी हमको कहां से मिलती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेक से। गोपेश्वर, चमोली का जो गोपेश्वर है, गोपेश्वर में एक त्रिशूल लेक है, और इस त्रिशूल लेक में स्पष्ट है कि अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के भूभाग पर आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेक है, ये शंख लिपि में लिखा गया है, इसकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, शंख स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है आपने। तो नानकी चंद के बारे में और अशोक चल्ल के आक्रमण के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है त्रिशूल लेक से। ठीक है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से। और अशोक चल्ल और नानकी चंद के बीच में जो युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, यानी कि 1191 में अशोक चल्ल ने कुमाऊं के बहुत से क्षेत्रों में क्या कर लिया था? अपना आधिपत्य जमा लिया था। तभी तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेक में इसका भी वर्णन है, इसी वजह से होगा ना, क्योंकि इसने यहाँ पर अटैक किया और अटैक करने के बाद यहाँ के भूभागों को विजित कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, देखिए आपका वीरचंद वर्सेस क्राचल्ल देव। तो देखिए हमारा वीरचंद आएगा जब, ठीक है, तो वीरचंद एक राजा आया, ये एक वीरचंद हमारा पहले होगा, उसको तभी मैं बोला कि वीरचंद और वीरचंद में काफी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब उत्तराखंड की हिस्ट्री में आप देखेंगे ना, बहुत जगह आपको क्या दिखेगा? विरोधाभास दिखेगा। फिर से आपको बस ये नाम याद रखना है, जो अशोक चल्ल था ये आपका डोटी प्रदेश के तरफ का था, यानी कि डोटी प्रदेश मतलब नेपाल का था। ये अशोक चल्ल डोटी प्रदेश नेपाल का था। ऐसे ही जो हमारा नीचे शासक है क्राचल्ल देव, क्राचल्ल देव का जो अभियान हुआ था 1223 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्राचल्ल देव का जो अभियान है 1223 ईस्वी में, और इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है बालेश्वर के अभिलेख से। चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है ना, इस बालेश्वर अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर क्राचल्ल देव ने भी इस भूभाग को विजित किया था। और जो ये हमारा क्राचल्ल देव का लेख या अभिलेख मिलता है बालेश्वर वाला, इसमें हमारे 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। मांडलिक राजा वो राजा होते थे, ठीक है, अधीनस्थ राजा होते थे, सबॉर्डिनेट किंग्स कहूंगा मैं इनको, या जागीरदार कहूंगा। 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है इसमें बालेश्वर अभिलेख में, चंपावत वाले में। ठीक है, तो ये जो क्राचल्ल देव था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्राचल्ल देव जो था, ये भी आपका डोटी राज्य के दुलू क्षेत्र का निवासी था। दुलू एक क्षेत्र था, तो डोटी प्रदेश में यानी कि नेपाल के ही दुलू का ये निवासी था। बाद में जब क्राचल्ल देव यहाँ के भूभागों को जीतकर वापस जाता है, तो वहां यहाँ पर वो जो सामंत नियुक्त करता है ना अपना, उसका नाम था पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह को वो क्या करता है अपना, पुरुषोत्तम सिंह, इसको अपना सामंत नियुक्त करता है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए जब हम चंद वंश में आक्रमणों को पढ़ते हैं, तो चंद वंश के समय 2 डोटी प्रदेश से डायरेक्ट आक्रमण हुए थे, और ये सफल आक्रमण थे। इन दोनों ही आक्रमणों में चंद शासकों की हार हुई थी। पहला अशोक चल्ल का आक्रमण 1191, दूसरा क्राचल्ल देव का जो आक्रमण था 1223 ईस्वी वाला। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए गरुड़ ज्ञानचंद का असफल डोटी अभियान। देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, 2 ज्ञानचंद होंगे चंद वंश में। पहला जो था गरुड़ ज्ञानचंद था। गरुड़ ज्ञानचंद का जो टाइम पीरियड था वो था 1374 से 1419 तक। ठीक है, 1374 से 1419 तक ये गद्दी पर बैठा था गरुड़ ज्ञानचंद। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा इसको माना जाता है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और चंद वंश का ये 29वां शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, ये आपको ध्यान रखना है। अब गरुड़ ज्ञानचंद ने देखिए सबसे पहले आपका डोटी अभियान किया था। डोटी मतलब वही नेपाल का जो प्रदेश था, तो नेपाल प्रदेश पर इसने अटैक किया, और डोटी अभियान में इसकी हार हो गई उसमें।
ये आपको ध्यान रखना है। चंपावत में ज्ञानचंद का 1384 ईस्वी का एक 1384 ईस्वी का इसका एक क्या मिलता है, ताम्रपत्र भी मिलता है, कॉपर प्लेट। ठीक है, ताम्रपत्र इसका प्राप्त होता है 1384 का, ध्यान रखेंगे। और इसमें बताया जाता है कि गरुड़ ज्ञानचंद या ज्ञानचंद जो था वो त्रिलोक चंद का पुत्र था। अब देखिए त्रिलोक चंद हमारा अभय चंद से पहले का शासक होता है। गरुड़ ज्ञानचंद से पहले गद्दी पर अभय चंद बैठा था, अभय चंद से पहले त्रिलोक चंद था। और इस ताम्रपत्र में 1384 में बताया गया कि गरुड़ ज्ञानचंद जो था त्रिलोक चंद का पुत्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए आपका गोबासा ताम्रपत्र भी इसी से संबंधित है। गोबासा ताम्रपत्र कई बार एग्जामों में पूछा गया है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है, तो ये भी आपका ज्ञानचंद से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है जो आज मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। और गरुड़ ज्ञानचंद ने देखिए डोटी पर जब हमारा अटैक किया था तो इस युद्ध में डोटी अभियान में इसकी पराजय हुई, मतलब ये युद्ध ये जीत नहीं पाया था। और जबकि इसके पास उसमें सबसे शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठायत। नीलू कठायत नाम का जो सेनापति था इसी के टाइम पीरियड पे था, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के साथ क्या किया था, ये मैंने इतिहास की क्लासेस में आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में देखिएगा, या अगर आपने हमारी पेड क्लास लिया है, ओनली उत्तराखंड जीके कोर्स आप ले सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर से, ओनली 499 का है, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने उत्तराखंड इतिहास आपका कवर कराया है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार। तो ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद का जो अभियान था वो आपका असफल रहा था, डोटी अभियान। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है हमारा ज्ञानचंद से, जो नीलू कठायत था ना, इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी इसने, कुमैया खिल्लत। खिल्लत एक बड़ी उपाधि होती थी उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, नीलू कठायत। गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गरुड़ ज्ञानचंद के समय एक व्यक्ति भागकर यहाँ पे आया था, कटेहर का सरदार था खड़क सिंह। कटेहर जो प्लेस था, कटेहर का सरदार, ठीक है, इसका नाम था खड़क सिंह, खड़क सिंह। और कहीं कहीं पे इसका उपनाम आता है खड़गू। ठीक है, खड़गसिया या खड़गू भी कहते हैं इसको। तो कटिहार सरदार खड़गू ने फिरोज शाह, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक उसमें दिल्ली सल्तनत पे था, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था इस खड़गसिया ने, कटिहार का सरदार था ये। तो जब फिरोज शाह मतलब आया वहां से, फिरोज शाह ने अपनी सेना भेजी, तो खड़गू जो था डर के कहां भाग गया, कुमाऊं में भाग गया। और कुमाऊं में शरण मांगी इसने किससे, गरुड़ ज्ञानचंद से। और इस बात का जो प्रूफ मिलता है हमको, इस बात की जानकारी हमको मिलती है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक। ठीक है, इस पुस्तक में इसका उल्लेख है। इसका राइटर जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, उसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। इसमें बताया गया है कटिहार के सरदार ने आंखें दिखाई फिरोज शाह तुगलक को, जब फिरोज शाह तुगलक ने सेना भेजी तो ये खड़कू भागकर कुमाऊं क्षेत्र में चले गया, यानी कि उसमें ज्ञानचंद ने इसको आश्रय दिया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। युद्धों की बात हो रही है, अब इतिहास में ज्यादा नहीं घुसेंगे, नहीं तो बहुत आपका लंबा सेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल फैक्ट क्लास में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको रिवीजन कराने के लिए क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका बात करते हैं, अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक है भारती चंद। भारती चंद देखिए डोटी राज्य पर अटैक करेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिचंद राजा बना, फिर उद्यान चंद राजा बना, फिर विक्रम चंद राजा बनेगा, यानी कि 2-3 पीढ़ियों के बाद अगला शासक आता है भारती चंद। अब भारती चंद जो था ये भी मांडलिक इसके ऊपर टैग था। मांडलिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्वतंत्र राजा नहीं था ये डोटी राज्य को उसमें टैक्स देता था। तो इसने बोला मैं डोटी राज्य को टैक्स नहीं दूंगा और अपने पूर्वजों का बदला लूंगा। उन्होंने मेरे पूर्वजों को हराया था, अब डोटी राज्य को जीतना ही है मैंने। तो इसने सीधे ही डोटी राज्य पे अटैक कर लिया। ठीक है, इसने पहले तो देखिए क्या किया था उसमें, जब उसमें नेपाल का एक शासक था जयमल्ल, तो जयमल्ल के टाइम पर इसने सीरा जो क्षेत्र था, सीरा को तो जीत लेता है भारती चंद। सीरा यानी कि वर्तमान जो डीडी हाट वाला क्षेत्र था, पिथौरागढ़ जनपद का सीरा कोट जो हम बोलते हैं, डीडी हाट का क्षेत्र इसने जीत लिया। लेकिन जो हमारा डोटी प्रदेश था, तो डोटी प्रदेश को जीतने की, डोटी ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए डोटी पर इसने अटैक कर लिया। भारती चंद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, डोटी राज्य पर अटैक कर लिया। 12 वर्षीय युद्ध हुआ, ये युद्ध 12 वर्ष तक चला, बताइए। तो जयमल्ल और भारती चंद के बीच में, किसके बीच में, जयमल्ल। ठीक है, मल्ल हमारे जो मल्ल रेखा जो थे ये आपका डोटी प्रदेश के थे। तो पूरा 12 वर्ष तक ये युद्ध चला था, और इस 12 वर्षीय युद्ध में अंततः भारती चंद की क्या होती है, विजय होती है।
भारती चंद इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। लेकिन इस 12 वर्षीय युद्ध के दौरान क्या हो गया था, जो भारती चंद की सेना के सैनिक थे, तो नेपाल या तटवर्ती जो क्षेत्र थे जहां पे इन्होंने डेरा डाला था काली नदी के किनारे, उन क्षेत्रों के जो भी गांव थे, उन गांवों की जो महिलाएं थी उनसे संबंध बन गए थे, किसके, भारती चंद के सैनिकों के। अब बिना विवाह के संबंध बन गए, तो जो भी इनसे संतानें पैदा हुई उनको नायक जाति बोला गया। तो नायक जाति की उत्पत्ति का इतिहास यहीं से शुरू होता है, ठीक है। नायक जाति की जो संतानें थी, एक हिसाब से क्या थी, अवैध संतानें थी, अवैध संतान, ठीक है। तो बिना विवाह के पैदा हुई थी ना ये। उसके बाद नायक जाति पे कैसा टैग लगता है जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के, मैंने आपको आंदोलन जब पढ़ाया है, तो नायक सुधार आंदोलन भी होता है उत्तराखंड में। नायक जाति की जो उसमें फिर कन्याएं होती थी, बाद में जब ये नायक जाति उत्पन्न हुई, उसके बाद जब इनका वंश आगे बढ़ा, तो नायक जाति की जो कन्याएं होती थी, गर्ल्स होती थी, उनको जबरन प्रोस्टिट्यूशन के काम में डाला जाता था, यानी कि इनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी। बाद में जब उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन चलता है, उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देखा इनकी दयनीय स्थिति, तो अंग्रेजों से अपील की, भैया इस प्रथा को, इस कुप्रथा को खत्म करो। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, 1929 में उत्तराखंड की धरती में नायक बालिका रक्षा कानून आता है, ठीक है, जिसमें जबरन ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम था, इसको फिर इलीगल बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि एक ब्रिटिशर्स को हम बोलते हैं कि बहुत से इन्होंने अत्याचार किए, लेकिन कुछ सोशल वेलफेयर के भी काम किए। उन्हीं में से एक ये भी था, इस टैबू को हटाया। नायक जाति का जो टैबू लगा हुआ था इनके ऊपर कि इस काम के लिए स्पेसिफिक है, तो ये चीजें। और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है आप देख लीजिए, भारती चंद के समय से। अब भारती चंद का जो टाइम पीरियड है आप देखो, 1437 से लेकर 1450 तक, ठीक है, 1450। और ये देखिए, आप देख रहे हैं 13 साल तक शासन किया, जिसमें से 12 साल तो युद्ध ही लड़ते रहा, ठीक है। और भारती चंद की जानकारी जो हमको देता है, हुएती ताम्रपत्र देता है। हुएती ताम्रपत्र, हुएती एक प्लेस है पिथौरागढ़ जनपद में, तो हुएती ताम्रपत्र भारती चंद के टाइम पीरियड का, ये आपको ध्यान रखना। अब भारती चंद ने जो 12 साल का युद्ध लड़ा, इसी वजह से आज भी आप देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के जागरों में भारती चंद के पवाड़े भी गाए जाते हैं। पवाड़े जो होते हैं वीर गाथाएं होती है ना, जैसे हमारे माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला थे, ठीक है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया नीलू कठायत और भारती चंद, ऐसे राजा जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट युद्ध लड़े, तो उनके लिए पवाड़े गाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो पहला शासक कुमाऊं का जिसने डोटी प्रदेश को जीता था, वो कौन था, भारती चंद था। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे कीर्ति चंद अजयपाल। देखिए भैया, अभी तक हम देख रहे हैं चंद वंश का जो भी युद्ध हो रहा है, वो आपका पश्चिमी रामगंगा के पूर्व क्षेत्र में ही हो रहा है। पश्चिमी रामगंगा ही, देखिए जो हमारा उत्तराखंड का मैप था, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, ठीक है। तो ये कुमाऊं गढ़वाल जब अलग होता था, तो इसकी कुमाऊं गढ़वाल को अलग करने की जो विभाजन रेखा मानी गई थी, वो थी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, जो कि दूधातोरी रेंज से आती है। या हम देखें तो जो हमारे ग्वालदम से लेकर जो देवाल वाला क्षेत्र है, देघाट वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये हमारा अल्मोड़ा से देघाट वाला एरिया, और उधर को ग्वालदम तक का जो एरिया था, मतलब गरुड़ से आगे वाला, ये पूरी एक क्या थी, इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल थी दोनों राज्यों की। अब देखिए, अभी तक जितने भी चंद वंश के मैंने युद्ध आपको बताए, ये स्थानीय क्षेत्रों में हुए थे, या इस तरफ पूर्व की तरफ हुए थे, यानी कि नेपाल इस तरफ है तो डोटी प्रदेश की तरफ हुए थे। पहली बार ऐसा होगा कि कुमाऊं का राजा हमारा पश्चिम की तरफ जाएगा, यानी कि गढ़वाल की तरफ जाएगा। और ये युद्ध था कीर्ति चंद और अजयपाल का। एक तरफ था चंद वंश का प्रतापी शासक कीर्ति चंद, और दूसरी तरफ था गढ़वाल का अशोक अजयपाल। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो ये युद्ध हुआ था, ये कुमाऊं गढ़वाल का पहला युद्ध था। ये क्या था, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तभी स्पेशल फैक्ट क्लास है, आपको समझना है। कुमाऊं गढ़वाल का पहला युद्ध, कुमाऊं गढ़वाल का पहला युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका कीर्ति चंद और अजयपाल के मध्य में 1191 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1491 ईस्वी में, ठीक है, 1491 ईस्वी में आपका कीर्ति चंद और अजयपाल के बीच में पहला युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन, इसमें कीर्ति चंद की विजय हुई, कीर्ति चंद इसमें जीत गया। अब कीर्ति चंद इसमें जैसे ही जीता, तो अजयपाल को अजीब सा हो गया भाई। अजयपाल ने बोला, यार गढ़वाल के 52 गढ़ों का मैंने एकीकरण किया, एक से उस जो 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों के एक से एक उसमें रक्षक थे, उन सभी को मैंने पराजित किया। खासकर जो उप्पू गढ़ का कप्पू चौहान था, ऐसे तक को मैंने हरा दिया जो किले की रक्षा कर रहा था। मैं कैसे कीर्ति चंद से हार गया। इसके बाद अजयपाल आपको पता ही है, बाबा जी के पास जाता है, बहुत लंबी कहानी है। उसके नेक्स्ट ईयर इनके बीच में दूसरा युद्ध होता है 1492 ईस्वी में, फिर से आपका ये कीर्ति चंद और अजयपाल का युद्ध होता है, और इस युद्ध में इस बार अजयपाल की जीत होती है।
ठीक है। यानी कि ये पहला जो युद्ध हुआ था कीर्तिचंद अजयपाल गढ़वाल कुमाऊं का, इसमें एक बार कुमाऊं के राजा की जीत हुई तो एक बार आपका गढ़वाल के राजा की जीत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तिचंद जो था ये भी आपका विस्तार करने वाला पहला राजा होगा चंद्रवंश का। और कीर्तिचंद वैसे भी युद्ध प्रिय राजा कहलाता है चंद्रवंश में, अगर आप पढ़ेंगे तो ये चंद्रवंश का एक युद्ध प्रिय राजा कहलाता है, यानी कि इसको युद्ध करना पसंद था। ठीक है, बाकी अजयपाल जी जो थे, आपका उप्पूगढ़ अभियान जब होता है तो उप्पूगढ़ अभियान में आपको पता ही है इनका मन बदल जाता है, उसके बाद ये युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और उसके बाद अजयपाल जी को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने की नीति का पालन किया था और धम्म को अपना लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, तो ये चीजें हुई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका बालो कल्याण चंद वर्सेस नारायण चंद। अभी देखिए चंद और चंदों में कैसा युद्ध हो गया भाई, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो बालो कल्याण चंद है, बालो कल्याण चंद का जो टाइम पीरियड था वो था 1560 से लेकर 1568 तक का। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बालो कल्याण चंद जो था, इसी बालो कल्याण चंद के समय आपको पता है आपका राजधानी काली कुमाऊं से, मतलब चंपावत से राजधानी कहाँ स्थानांतरित होगी, अल्मोड़ा। ठीक है, इसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था, यही राजा था। अल्मोड़ा का जो उस समय का पॉपुलर नाम था वो था आलमनगर। ठीक है, आलमनगर भी कहा जाता था अल्मोड़ा को, ध्यान रखना है। राजापुर भी कहा जाता था अल्मोड़ा को। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो हमारा भीष्मचंद ने खगमरा किला बनाया था, तो इसलिए अल्मोड़ा का एक और नाम था खगमरा कोट। खगमरा कोट भी कहा जाता था इसको, ध्यान रखना है। ठीक है, तो खगमरा कोट यानी कि खगमरा कोट का जो किला था किसने बनाया था, भीष्मचंद ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और बालो कल्याण चंद ने भी आपका एक किला बनाया था, लाल मंडी का किला। कौन सा किला बनाया इसने, लाल मंडी किला, जिसको बाद में फोर्ट मोइरा बोला गया। लाल मंडी किला इसके द्वारा बनाया गया था। अब बालो कल्याण चंद के समय क्या हुआ, देखिए आपका जो पिथौरागढ़ जनपद का गंगोली हाट था, गंगोली हाट क्षेत्र, गंगोली हाट क्षेत्र में हमारा एक कत्यूरी शासक था नारायण चंद। कत्यूरी शासक नारायण चंद ने स्वतंत्र होकर गंगोली हाट में मणकोटी वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की, मणकोटी वंश की स्थापना कर दी, अपने को स्वतंत्र बता दिया इसने, जो बालो कल्याण चंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बोला यार इसने कैसे कर दिया भाई यहाँ पे अपने को स्वतंत्र। हालांकि गंगोली हाट में मणकोटी राज्य का जो संस्थापक था वो कर्मचंद था। ठीक है, कर्मचंद के टाइम पर ये मणकोटी राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन बालो कल्याण चंद के समय नारायण चंद तत्कालीन शासक होगा। हो सकता है कि कर्मचंद ने जब गंगोली हाट में मणकोटी वंश स्थापित किया तो अधीनस्थ या मांडलिक राजा होगा और ये टैक्स देता होगा चंद शासकों को। लेकिन जैसे ही नारायण चंद आया उसने बोला मैं टैक्स वैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बात आगे बढ़ी तो उसके बाद बालो कल्याण चंद ने सैनिक भेज दिए, चढ़ाई चढ़ ली। तो कल्याण चंद ने गंगोली पर विजय प्राप्त की और मणकोटी राज्य को चंदवंश में मिला दिया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इसके बीच में। चलिए इसके बाद कल्याण चंद मणकोटी के जो उपरेती और पंत थे उसमें ब्राह्मण थे, इनको अपने राज्य में राज्य कर्मचारी के पद पे नियुक्त भी करते हैं। चलिए अगला युद्ध देखिए सीराकोट का युद्ध। तो सीराकोट में आपको बता चुका हूं, सीरा जो क्षेत्र था डीडी हाट क्षेत्र, डीडी हाट क्षेत्र। अब मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर, डीडी हाट क्षेत्र को सबसे पहले जीतने वाला जो शासक था कौन था, सबसे पहले जो मल्लों का सीरा था, डीडी हाट क्षेत्र था, ये अपने राज्य में मिलाया था भारती चंद ने। भारती चंद के समय पे राज्य में मिल गया था चंद वंश के, लेकिन धीरे धीरे जब रतन चंद आया, कीर्ति चंद आया, भीष्म चंद आया, बालो कल्याण चंद आया, है ना, तो इस समय पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मल्ल थे इन मल्लों ने पकड़ मजबूत कर ली और रुद्र चंद के आते आते डीडी हाट पे फिर से अधिकार कर लिया। तो जैसे ही रुद्र चंद को ये पता चला भैया कि मेरे सिराकोट पे फिर से जो मल्ल राजा उनने अधिकार कर लिया, तो दोबारा से युद्ध होता है सिराकोट का युद्ध 1581 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो हमारा रुद्रचंद था इसका टाइम पीरियड था 1568 से लेकर आपका 1597। ये अकबर के समकालीन युद्ध था, अकबर के समकालीन शासक था रुद्रचंद। क्वेश्चन बनता है, अकबर से इसकी भेंट भी होती है 1588 के आसपास, लाहौर में इसकी भेंट होती है अकबर से। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना अच्छे से। इसके समय पे हुसैन खान ने तराई पे अटैक भी किया था 1568 में और 1575 में, 2 अटैक किए थे हुसैन खान ने, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी रुद्रचंद ने इसी 1588 वाली मुलाकात में, और इस घटना का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में किया है कि जहां पर अकबर और रुद्रचंद की भेंट होती है, इस बात का उल्लेख है तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए सिराकोट का युद्ध होता है फिर 1581 में। ठीक है, 1581 में जो युद्ध हुआ रुद्रचंद्र और मल्लों के बीच में, इसमें फिर से रुद्रचंद ने जो अपना खोया हुआ साम्राज्य था वो वापस पा लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
और 1581 में देखिए एक तो ये युद्ध हुआ रुद्रचंद का, एक युद्ध और होता है रुद्रचंद्र का 1581 में ही, ध्यान रखना है। और ये युद्ध होता है आपका किसके साथ, रुद्रचंद का, रुद्रचंद वर्सेस, रुद्रचंद का एक और युद्ध होता है बलभद्र शाह के खिलाफ, पंवार शासक बलभद्र शाह या बलभद्र पाल, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध और होगा 1581 में ही, जिसको ग्वालदम का युद्ध कहा जाता है। ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम युद्ध या इसको बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। बधानगढ़, ये भी याद रखना में, ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध किनके बीच में हुआ था, रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच में, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो पुरुषोत्तम पंत था, पुरुषोत्तम पंत आपका बधानगढ़ को जीतने में मारा जाता है। और पुरुषोत्तम पंत की मौत के बाद रुद्रचंद्र ने दूसरी तरफ का जो हमारा सेनापति था सुकाल देव, उसकी हत्या कर दी थी। सुकाल देव जो था यहाँ पर गढ़वाल के राजा को सपोर्ट कर रहा था। मैंने आपको पढ़ा है, अभी केवल युद्ध की बात होती है तो इतना याद करेंगे, ठीक है। चलिए अगला राजा आता है लक्ष्मीचंद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मीचंद और जो उसका तत्कालीन पंवार शासक था मानसा, इनके बीच में 8 युद्ध होते हैं, ऐसा हमको इतिहास में मिलता है, ठीक है। लक्ष्मीचंद और गढ़वाल राज्य के बीच में 8 युद्ध होते हैं। लक्ष्मीचंद का नाम कहीं कहीं पे लक्ष्मण चंद भी मिलता है, ठीक है। लक्ष्मण चंद एक ही बात है, अगर एग्जाम में ऐसे दे तो लक्ष्मीचंद और लक्ष्मण चंद में कंफ्यूज मत होना। लक्ष्मीचंद, लक्ष्मण चंद, ये सभी इन्हीं का नाम है। मानवोदय काव्य में इसको लक्ष्मण चंद बोला गया। लक्ष्मीचंद के 22 बेटे थे, बताओ 22 बेटे थे इसके, ठीक है। और लक्ष्मीचंद और जैसा कि मैं आपको बता दूं मानसा के बीच में 8 युद्ध हुए, जिनमें 7 बार युद्ध में इसकी हार हुई थी, 7 बार युद्ध में पराजित हुआ। लेकिन 8वीं बार जब युद्ध हुआ तो 8वीं बार कौन जीत गया, लक्ष्मीचंद जीत गया। 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद विजयी हुआ। तब से बोला जाता है कि कुमाऊं में खतड़वा नामक त्योहार मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग इसकी थ्योरीज है, ठीक है, मैं युद्ध के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। खतड़वा का वैसे जो हमारे दुधारू पशु होते हैं, ठीक है, दुधारू पशु या मवेशी होते हैं, उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है वो खतड़वा त्योहार। वो भी एक इसके पीछे का लॉजिक है। बट आपको याद रखना है, ऐसा बोला जाता है कि जब 8वीं बार लक्ष्मीचंद जी जीते थे युद्ध को, तो उसमें खतड़सिया जो था ये मानसा का सेनापति था, इसकी मौत हो गई थी। और लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो गैंडा सिंह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गैंडा सिंह इसमें जीत गया, खतड़वा की इसमें हार हो गई, इसीलिए तब से खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। लक्ष्मीचंद को बोला जाता था लखुली बिराली, लखुली बिराली, इसका मतलब होता है, लखुली बिराली का मतलब भीगी हुई बिल्ली। बोला जाता है कि उस समय के दिल्ली के जो मुगल शासक थे उनसे बहुत डर के रहता था, इसलिए इसको भीगी बिल्ली कहा जाता है। और इसका जो किला था उसको श्याल बुंगा कहा जाता है। श्याल मतलब शियार का किला, बुंगा मतलब किला, श्याल मतलब शियार, ठीक है। तो जैकाल, जैकाल जो बोलते हैं ना शियार होता है, फोक्स लोमड़ी अलग होती है, अभी शियार जो होता है, शियाल जो बोलते हैं, तो श्याल का किला बोलते थे इसके किले को, ये आपको ध्यान रखें। तो ये चीजें इसमें हुई थी किसके टाइम पर, लक्ष्मीचंद के टाइम पर, ठीक है। अगला देखिए बाज बहादुर चंद का तिब्बत अभियान। तो देखिए जब हमारा बाज बहादुर चंद राजा बनता है, बाज बहादुर चंद के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। 1638 से लेकर इसका शासन काल रहा 1678 तक। और बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड पे क्या होता था, देखिए जो हमारे भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, हूण देश जाते थे, उसमें हूण देश कहा जाता था हमारा तिब्बत देश को, तो हूणिये रहते थे वहां। तो हूण देश जब ये जाते थे व्यापार के, तो रास्ते में चोर उचक्के और कुछ हूणिये लुटेरे इनको लूटते थे। तो इसकी शिकायत इन व्यापारियों ने बाज बहादुर चंद से की थी, ठीक है। जिसके बाद बाज बहादुर चंद बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे, बोरेक्स दोगे। बोरेक्स यानी कि सुहागा, क्योंकि यहाँ के भोटिया व्यापारी वहां से लाते थे सुहागा। सुहागा का मतलब होता है सोने का पाउडर, सोने का पाउडर, गोल्ड डस्ट, ठीक है। बोरेक्स जिसको कहते हैं सुहागा, ये लाते थे बोरेक्स, तो सोने का पाउडर। और साथ ही बाज बहादुर चंद ने बोला एक मेरे को नगद टैक्स दोगे तुम लोग, सिरती नामक टैक्स भोटिया व्यापारी पे लगाया। और इसके बाद इसने तिब्बत का अभियान किया, और तिब्बत अभियान के बाद इसने मानसरोवर यात्रा में बाधा डालने वाली हूण जाति को हराया था, और तिब्बत के तकला खाल किले पर अधिकार किया था इसने, ठीक है, ये याद रखना है। तिब्बत का जो तकला खाल क्षेत्र है, तकला खाल किला था, उस पर किस चंद शासक ने अधिकार किया था, तो ये बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद का उपनाम था बाजा, ठीक है, बाजा भी कहा जाता था इस राजा को, ठीक है। बाजा कौन सा राजा था, बाज बहादुर चंद, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है इसको,
कुमाऊं का बलबन, रक्त और लौह नीति का पालन किया था ना इसने, तो इसलिए इसको कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाज बहादुर चंद्र को उदास, बूढ़ा और अन्यायी राजा भी कहा जाता है। कई इतिहासकार बोलते हैं कि जब ये आपका बूढ़ा होने लगा था, तो बूढ़ा होते समय इसकी बुद्धि क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए इसके संदर्भ में एक और लोकोक्ति प्रचलित है, उम्र भई 80, बुद्धि गई नस्सी। ठीक है, ये इसके संदर्भ में एक लोकोक्ति है कुमाऊनी क्षेत्र में, माफ कीजिएगा नस्सी। उम्र भई 80, बुद्धि गई नस्सी, यानी कि जैसे इसकी उम्र 80 साल हुई, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई, यानी कि बुद्धि इसकी नस्सी हो गई, नष्ट यानी कि खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उद्योग चंद वर्सेस देवपाल। अब भैया देवपाल कौन था, ये उद्योग चंद के टाइम पर। ठीक है, अब बाज बहादुर चंद की जैसे मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसका पुत्र बैठता है गद्दी पर, जिसका नाम था उद्योग चंद। उद्योग चंद की टाइम पीरियड की बात करें तो 1678 से लेकर आपका 1698 तक ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक ताम्रपत्र हमको मिलता है, बरम ताम्रपत्र। बरम ताम्रपत्र जो है उद्योग चंद से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उद्योग चंद जैसे गद्दी पर बैठता तो 1678 में गढ़वाल के बधानगढ़ पर अटैक करता है और यहाँ पर आपका जीत जाता है। हालांकि इसके सेनापति मैसी साहू की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए आपका उद्योग चंद ने 1679 में गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया था और चांदपुर गढ़ को जीत लिया था। ठीक है, तो 1679 में इसका गढ़वाल पर अटैक होगा। 1679 में किस चंद शासक ने चांदपुर गढ़ को जीता था, चांदपुर गढ़ी या चांदपुर गढ़, जो कि पंवार शासकों की पहली राजधानी थी। ठीक है, जहां से कनकपाल शुरुआत करता है परमार वंश की, तो इसको जीता था उद्योग चंद ने। अब बात आ रही है 1688 की, तो 1688 में ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए 1688 में इस कहानी के थोड़ा पीछे जाएंगे हम। जो हमारा देखिए हमने पढ़ा था चंद शासकों में, हमने देखा भारती चंद, और भारती चंद के बाद अभी हमने एक शासक और देखा जिसने आपका सिराकोट अभियान किया था। ठीक है, इसके बाद भी क्या हुआ, जो हमारा डोटी अभियान था, डोटी वाले टैक्स देते थे भारती चंद के बाद से। लेकिन जैसे जब हमारा राजा उद्योग चंद बना, तो उस समय तक डोटी का एक शासक था देवपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस शासक ने टैक्स देना बंद कर दिया था चंद शासन काल को, या चंद वंश शासन बोल रहा हूँ, चंद शासकों को टैक्स देना बंद कर दिया था। तो इस वजह से उद्योग चंद गुस्सा हो गया, तो इसने फिर क्या कर दिया, 1688 में उसमें देवपाल की एक शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, जो कि नेपाल में थी स्थित। जुराइल दीपाइल शीतकालीन राजधानी, यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ उद्योग चंद और देवपाल के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में देखिए आपका क्या हुआ था, देवपाल ने मतलब क्या हुआ कि इस युद्ध में उद्योग चंद की हार हो जाती है, और जैसे उद्योग चंद की हार होती है तो देवपाल इसके पीछे आ जाता है, और देवपाल इसके पीछे आता है तो फिर इनके बीच में युद्ध होता है, और फाइनली इनके बीच में एक संधि होती है जिसका नाम था खैरागढ़ की संधि। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि खैरागढ़ की संधि किनके बीच में हुई थी, तो खैरागढ़ की संधि उद्योग चंद और देवपाल के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर उद्योग चंद का मन क्या हो गया, दुखी हो गया। उसने बोला यार क्या यह युद्ध करके इतना मतलब इतने लोगों की बलि चढ़ी है, युद्ध लगना ही नहीं। अब इसने भी युद्ध से तौबा कर ली, बोला आज से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यही युद्ध था जिसके बाद उद्योग चंद ने कोई युद्ध नहीं लगा, उसने तल्ला महल बनवाना शुरू किया, अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आप देखेंगे वैसे बेसिकली नेपाल का मंदिर है, इसको अल्मोड़ा में जो बनाया था उद्योग चंद ने बनाया था। ठीक है, तो उस समय के जो शासक थे बहुत मानते थे देवताओं को और वो बनाते थे। इसके बाद देखिए उद्योग चंद ने बहुत से धार्मिक कार्य कराए, इसीलिए उद्योग चंद को धार्मिक राजा भी कहा जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम ज्ञानचंद द्वितीय के टाइम पर। तो ज्ञानचंद द्वितीय, एक तो था गरुड़ ज्ञानचंद, फिर आता है ज्ञानचंद द्वितीय जिसका टाइम पीरियड था 1698 से लेकर 1708 तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था ज्ञानचंद द्वितीय का। इसका बधानगढ़ अभियान हुआ था 1699 में। तो 1699 में इसने बधानगढ़ क्षेत्र में युद्ध किया, पंवार शासकों के गढ़ में घुसाई बधानगढ़ में, और यहाँ से नंदा देवी की एक सोने की मूर्ति भी लाया जिसको अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में इसने स्थापित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पुनः ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में एक युद्ध होता है, दुधौली का युद्ध 1703 में। ये आपको ध्यान रखना है। दुधौली क्षेत्र कहाँ है, तो वर्तमान द्वाराहाट का जो क्षेत्र है, वर्तमान द्वाराहाट का दुधौली एक प्लेस है वहां पे। तो दुधौली का युद्ध किसके बीच में होता है, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह का बीच में हुआ था। इसमें भी ज्ञानचंद जीत जाता है और फतेहपति शाह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद चंद सेना आगे बढ़ते हैं और चांदपुर तक पहुंच जाते हैं, चांदपुर गढ़ तक फिर से पहुंच जाती है। ठीक है, और बोला था कि इसमें श्रीनगर तक सेना पहुंच गई थी ज्ञानचंद के समय में।
ठीक है, तो ये पूरी चीजें हुई थी। इसके बाद देखिए ज्ञानचंद ने अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए इस ज्ञानचंद द्वितीय ने फिर से कहां पे अटैक किया, डोटी पर, कब, 1704 में। आज आक्रमण वाली हम क्लास पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानचंद द्वितीय ने डोटी पर आक्रमण कब किया था, 1704 में। क्यों किया, क्योंकि इसके पिता उद्योग चंद हार गए थे ना जुलाइल दीपाइल में। मैंने अभी आपको बताया जुलाइल दीपाइल जो कि आपका किसकी थी, देवपाल की शीतकालीन राजधानी थी नेपाल में। वहां पर भयंकर संग्राम हुआ जिसमें उद्योग चंद की हार हुई। तो इसने बोला यार मेरे पिता को हराया है इस डोटी प्रदेश ने, तो मैं अटैक तो करूंगा ही। तो 1704 में इसने डोटी पर आक्रमण किया, लेकिन इसकी जो सेना थी मलेरिया से ग्रस्त हो गई और बुरी तरीके से पराजित हुआ ये भी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रंगबाजी भारी पड़ गई इसको वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शासक है देखिए जगत चंद। जगत चंद के साथ भी युद्ध हुआ था फतेहपति शाह का। ठीक है, जगत चंद जिसका टाइम पीरियड था आपका 1708 से लेकर 1720। ठीक है, जगत चंद और फतेहपति शाह के बीच में 1709 में युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका जो गढ़वाल का लोहवागढ़ था और बधानगढ़, यहाँ पर युद्ध किया था जगत चंद ने। कौन कौन सी जगह पर, लोहवागढ़ और बधानगढ़। ठीक है, और इसके बाद जगत चंद कहां तक पहुंच गया था, श्रीनगर तक। और भला हो किसका, पुरिया नैथानी का। पुरिया नैथानी की वजह से फतेहपति शाह श्रीनगर को हारने से बच जाता है। ठीक है, हालांकि जगत चंद जो था धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और गढ़वाल से काफी धन लूट कर लाया, वो गरीबों में बांट दिया इसने, ऐसा बोला जाता है। कुछ इसने मोहम्मद शाह के दरबार में भी भेजा उसमें, क्योंकि मोहम्मद शाह आ जाएगा गद्दी पर ना, परवर्ती मुगल काल चल चुका है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुगलों का भी तो अवनति हो जाती है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है ना, डाउनफॉल शुरू हो जाता है मुगलों का जब हम पढ़ते हैं मुगल वंश। तो इसने फिर भी मोहम्मद शाह को कुछ यहाँ से पैसा वैसा जो लाया था गढ़वाल से भेजा। इसने जुआरियों पर टैक्स लगाया, जो आज उत्तराखंड सरकार का एक टैक्स आया है ना, आपने देखा होगा। टैक्स नहीं मतलब एक कानून आया है, जुआ नहीं खेल सकते आप, सार्वजनिक धूत अधिनियम आया है। ऐसे इसने उसमें धूत अधिनियम लगा दिया था, बोला जुआ जो भी खेलेगा उस पर भारी टैक्स लगाओ भाई। जगत चंद ने 1000 गाय दान की थी। ठीक है, 1000 गाय दान की थी। जगत चंद के शासन काल को चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद वंश का स्वर्ण काल, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। गोल्डन एरा ऑफ चंद डायनेस्टी किसको कहा जाता है, जगत चंद के टाइम पीरियड को। चलिए भैया, इसके बाद देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच में एक युद्ध होता है 1723 में, ध्यान रखना है। तो देवी चंद आपका जगत चंद के बाद गद्दी पर बैठा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देवी चंद के और किसके बीच में, गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के बीच में 2 युद्ध होंगे। पहला 1723 में युद्ध हुआ था इनके बीच में। ठीक है, जिसको रणचूला हाट का युद्ध कहा जाता है। रणचूला हाट का युद्ध, रणचूला हाट का युद्ध हुआ था इनके बीच में 1723 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, जिसमें गढ़वाल की सेना पराजित हो जाती है, यानी कि प्रदीप शाह की पराजय होती है इसमें। दूसरा फिर इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था आपका इसी टाइम पीरियड पे, गंगोली का युद्ध। ठीक है, गंगाई गंगोली का युद्ध, गंगाई गंगोली युद्ध। गंगाई गंगोली का युद्ध जो हुआ था इसमें आपका फिर क्या होता है, प्रदीप शाह जीत जाते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रत्यक्ष लड़े थे देवीचंद और प्रदीप शाह। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इनके बीच में एक युद्ध और होता है, तामा चौड़ या तामा ढोंड का युद्ध, जो कि लास्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था आपका। तामा ढोंड का युद्ध किन के बीच में लगाया गया था, एक कुमाऊं गढ़वाल राज्य के बीच में लगाया गया था। तो कुमाऊं से शिवदेव जोशी लीड कर रहा था, गढ़वाल से आपके प्रदीप शाह के सेनापति थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। तो तामा चौड़ या तामा ढोंड का युद्ध जो कि आपका 1755 के आसपास है बहुत सी किताबों में, इस तिथि में थोड़ा डाउट है, 1755 ईस्वी बोला गया है बहुत से इतिहासकारों के द्वारा। तो ये युद्ध हुआ था तामा चौड़ या तामा ढोंड का युद्ध, आपको ध्यान रखना है। हालांकि युद्ध में किसकी विजय हुई, तो तामा ढोंड या तामा चौड़ के युद्ध में शिवदेव जोशी जीत जाते हैं। प्रदीप शाह का उसमें सेनापति कौन था, तो प्रदीप शाह का सेनापति नरपति गुलेरिया था, जो इस युद्ध में मारा गया। नरपति गुलेरिया इस युद्ध में मारा जाता है। तो शिवदेव जोशी जीत जाते हैं, यानी कि कुमाऊं का राजा इस युद्ध को जीत गया। चलिए अब आ जाते हैं कल्याण चंद्र चतुर्थ। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ अनपढ़ राजा जिसको कहा था, लठ मूसल था, मैंने आपको पढ़ाया है पेड क्लासेज में। कुमाऊं का ये राजा, इसको लठ मूसल कहा जाता था। लठ मूसल का मतलब क्या होता है, लठ मूसल का मतलब ये लगा लो कि आपका जिसको 2+2 करना नहीं आएगा, मतलब बहुत ही महा अनपढ़ राजा, निरक्षर राजा। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ था ये। कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता था इसको, खाता था और सोता था बस, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। तो कल्याण चंद्र के समय पे रोहिल्ला अटैक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कल्याण चंद्र चतुर्थी के समय हमारा रोहिल्ला, जो कि आपका रोहिलखंड के थे, जो बरेली के आसपास का एरिया है ना, उससे आगे का रोहिलखंड का एरिया। तो रोहिलखंड के सरदार मोहम्मद अली खां, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद अली खान ने कुमाऊं पर अटैक किया था 1700
1343-44 में। और कल्याण चंद भागकर कहाँ पहुंच गया, गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के पास। कल्याण शाह को अच्छे से शरण दी थी उसने प्रदीप शाह ने, और हेल्प भी की थी इसकी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा कल्याण चंद का टाइम है और प्रदीप शाह का टाइम है वहां, इसको कुमाऊं गढ़वाल की मित्रता के समय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पहला तो ये हुआ 1743-44 में। इसके बाद 1745 में फिर कल्याण चंद पे रोहिला अटैक होता है 1745 में, और इसमें अटैक किसने किया था, रोहिला का जो नेतृत्व कर रहा था नजीब खान था उसमें, नजीब खां। पहले वाले अटैक में कौन कर रहा था, अली मोहम्मद खां, मोहम्मद अली खां, मोहम्मद अली खां, रोहिला सरदार। ठीक है, और दूसरे में रोहिला सरदार कौन था, नजीब खां, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला युद्ध देखिए, ये तो कई एग्जामों में पूछा गया भाई, बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में हुआ था, ललित शाह और मोहन चंद के बीच हुआ था ये। ठीक है, यानी कि कुमाऊं में चंद शासक जो मोहन चंद था और गढ़वाल के शासक ललित शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी होती है, ललित शाह जीत जाते हैं इस युद्ध में, और मोहन चंद ये युद्ध में हारकर भाग जाता है। ठीक है, बग्वाली पोखर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन चंद का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1777 से मात्र 2 साल राजा बने गए। उसके बाद हाँ फिर एक बार और राजा बनेगा, 2 बार राजा बनता है मोहन चंद। फिर इसको हराने के बाद जैसे ललित शाह इसको हराते हैं ना, तो कुमाऊं का चंद शासक बनेगा कौन, प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह एक ऐसा राजा होगा जिसने चंद नाम से भी, प्रद्युमन चंद के नाम से भी कुमाऊं पर राज किया। कब तक, 1779 से लेकर 1786 तक। उसके बाद गढ़वाल चले जाएगा, ये गढ़वाल में प्रद्युमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा, गढ़वाल का अंतिम शासक होगा जब तक गोरखाओं से खोरबुआ युद्ध में मृत्यु नहीं हो जाती प्रद्युमन शाह की, है ना। तो प्रद्युमन शाह एकमात्र राजा था जिसने चंद वंश में चंद नाम से, प्रद्युमन चंद नाम से शासन किया था इस टाइम पीरियड तक। उसके बाद गढ़वाल के शासक के रूप में भी 1804 तक ही रहा। तो ये बग्वाली पोखर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, मोहनचंद वर्सेस ललित शाह की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, मैं कुछ मेन युद्ध यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी बड़े बड़े छोटे छोटे तो बहुत युद्ध हुए थे, उतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पढ़ेंगे हवलबाग का युद्ध। हवलबाग का जो युद्ध था दोस्तों, ये आपका चंद वंश के शासकों का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इस हवलबाग के युद्ध में 1790 में महेंद्र चंद यानी कि चंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है, महेंद्र चंद, टाइम पीरियड 1788 से 1790 तक, तो ये मात्र 2 साल लगभग राजा रहा। और रण बहादुर शाह कहाँ का शासक था, नेपाल का, नेपाल नरेश था उसमें। ठीक है, और इसका जो सेनापति था जो लड़ा महेंद्र चंद से, उसका नाम क्या था, अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा और महेंद्र चंद के बीच में आपका युद्ध होता है, हवलबाग का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, फाइनली महेंद्र चंद की सेना पराजित हो जाती है। महेंद्र चंद भागकर कहाँ चले जाते हैं, मरते नहीं है इस युद्ध में, और ये भागकर कोटाबाग चले जाते हैं। कोटाबाग नैनीताल वाला एरिया, ठीक है, तो कोटाबाग में चले जाते हैं और चंद वंश का पतन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि चंद वंश के 2 धड़े भी हो जाते हैं। चंद वंश का एक धड़ अल्मोड़ा में ही रहा, जो आप डिबेटिंग क्लब वगैरह में देखते हैं ना, राजा भीम सिंह वगैरह जो थे संरक्षक। और एक धड़ जो था चंद वंश का, वो कहाँ, काशीपुर परिवार हो गया, जिसपे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी दिया, आप अवश्य देखना, काशीपुर परिवार में कौन कौन से राजा थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये थे चंद वंश यानी कि चंद शासकों के समय के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। इसमें एक महत्वपूर्ण अभियान जो है, जो इस सेशन में रह गया है, उसको आपने जानना बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और इस अभियान का नाम है, जब दिल्ली सल्तनत में एमबीडी का टाइम चल रहा था। एमबीडी को जानते हैं ना आप, कौन हुआ एमबीडी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका एक कराचिल अभियान चला था। कराचिल अभियान, माफ कीजिएगा, कराचिल अभियान। तो कराचिल अभियान जो था, इसका इतिहासकार बोलते हैं, कराचिल अभियान जो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से लेकर आपका 1338 के आसपास चला था। अब उसमें एग्जैक्ट जो चंद शासक था कौन था, इसमें बड़ा ही मतभेद है। अगर आप देखिए चंद शासकों की वंशावली देखेंगे, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, जब हम चंद शासकों की वंशावली देखते हैं तो पूर्व शासकों में हम देखते हैं कुछ शासकों की हमारे पास वंशावली नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं जो इसका कराचल अभियान हुआ था, इससे पूर्व राजा कौन था आपका, त्रिलोक चंद था। त्रिलोक चंद जो था आपका, देखिए चंद वंश के अगर शासक की मैं बात करूं तो त्रिलोक चंद का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1303 तक। इसके बाद हमको बाद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता, सीधे फिर अभय चंद का उल्लेख मिलता है। अभय चंद का हमारा टाइम पीरियड है 1344 से लेकर 1374 तक का। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक का ये कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में जो अभियान हुआ था, कराचाल अभियान या कराचिल अभियान इसको कहा जाता है, इस समय कुमाऊं का जो उसमें शासक था, वो कुमाऊं का शासक कई जगह पे जो नाम बताया गया है, पृथ्वी चंद बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है।
समकालीन जो इतिहासकार था बदायूनी, बदायूनी ने ये बताया कि उसमें जो चंद वंश का शासक था वो पृथ्वी चंद था कोई, ठीक है, पृथ्वी चंद से उल्लेखित किया गया है। हालांकि इस युद्ध में देखिए जो हमारा पृथ्वी चंद द्वितीय था, माफ कीजिएगा प्रथम भी नहीं था, द्वितीय था, पृथ्वी चंद द्वितीय। इस युद्ध में ऐसा बोला था कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना की बुरी पराजय हुई और जब तक युद्ध खत्म हुआ इसके मात्र ऐसा बोला जाता है कि केवल 10 अधिकारी जो सैन्य अधिकारी थे वो जीवित बचे थे इस अभियान में। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, स्थानीय पहाड़ी राजाओं जैसे पृथ्वी चंद द्वितीय था और जो उसमें गोरिल्ला युद्ध करते थे आदिवासी पहाड़ी, उन्होंने शाही सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब ये शाही सेना पहाड़ों पर पहुंची, जाड़े का मौसम चला था, अत्यधिक ठंड थी, भारी बर्फबारी थी और पहाड़ी रास्तों के कारण भारी कठिनाई हुई। ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर पत्थर इन सेनाओं के ऊपर फेंक दिया आदिवासियों ने, यहाँ की सेनाओं ने। मतलब सेना तहस नहस हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इस अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक असफल हो गया था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हम पढ़ते हैं ना कि मोहम्मद बिन तुगलक, क्यों इसको पागल बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भी चीजें इसने करनी चाहिए उसमें कभी ये सफल नहीं हो पाया। जैसे आपका सांकेतिक मुद्रा है, इसके जो कराची अभियान है, राजकोष खाली कर दिया, राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, दोआब क्षेत्र में टैक्स में इंक्रीज कर दिया जब अकाल पड़ा था। तो ऐसा बेवकूफ और पागल राजा था ये, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी घटना थी, इसको आप याद रखना। बाकी दोस्तों चलिए, अब एमबीटी आ गया तो अब मुझे आप एमबीटी से एक क्वेश्चन बनता है, वो आप मेरे को कमेंट करेंगे। आप मुझे बताइए कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता है और गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि किन शासकों को दी जाती है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। आज हमने देखिए कुमाऊं के राजाओं के समय जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, अगले सेशन में गढ़वाल के राजाओं के मध्य और गढ़वाल के राजाओं के टाइम पीरियड पे और गोरखाओं के टाइम पीरियड के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे वो देखेंगे। यहीं पे सेशन समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए इसी पैटर्न पे अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए तो एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए। हालांकि वो यूकेपीएससी प्री या लोअर पीसीएस प्री, आरओ प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न दिए गए, बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज है और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और टेस्ट सीरीज में हमेशा खुद बनाता हूँ, आपको बोलता हूँ, ठीक है। खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में जो भी एग्जाम वाली टेस्ट सीरीज होती है वो हमेशा मैं ही प्रिपेयर करता हूँ ताकि मैं आयोग के पैटर्न तक आपको पहुंचा सकूं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप गलती ना करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाकी नए बच्चों के लिए बोलूंगा इसी प्रकार की क्लासेस आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसको न्यू कॉम्बो कोर्स के नाम से आपका बनाया गया है एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। न्यू कॉम्बो कोर्स अगर आप एक बार लेंगे तो उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड की कला संस्कृति, उसके अलावा सामान्य हिंदी, जीएस की इतिहास, भूगोल, राष्ट्र व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की सभी क्लासेस सरल और सहज भाषा में मैंने आपको पढ़ाई है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।